नमस्ते, मैं हूँ आर गगन सिंह और मैं बुद्धिज़्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बुद्धिज़्म का शुरुआत 5th सेंचुरी BCE में हुआ था बुद्धा से। तो ये बुद्धा जो है ना, वह एक बहुत रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। वो एक प्रिंस थे, उनके एक वाइफ थे और कुछ बच्चे थे। तो ये सब के बाद वो एक बार उनके राज्य के बाहर देखने के लिए सवारी गए थे और वो सवारी में बहुत सा तकलीफ देखे। एक आदमी बहुत बूढ़ा था, एक आदमी बहुत गरीब था, पर एक आदमी तो मर भी गया था। तो ये सब अपशगुन देखे राज्य के बाहर। तो ये सब देखने के बाद वो उनका राज्य छोड़कर ज़िंदगी का असली किस्मत क्या है, यानी ज़िंदगी का असली एम क्या है, वो देखने के लिए वो उनका राज्य छोड़कर गए थे। तो ये सब छोड़ने के बाद वह एक बोधि बैनियन ट्री के नीचे तपस्या करे बहुत सालों तक। तो ये सब होने के बाद बुद्धा इन सालों के बाद वो एनलाइटमेंट प्राप्त किए। एनलाइटमेंट यानी जहाँ वो बहुत पॉजिटिव थिंक करते हैं और कुछ भी नेगेटिव नहीं रहता। तो ये बुद्धा, वह एनलाइटमेंट के बाद उनके शिष्यों को उनका ज़िंदगी का असली एम क्या है वो टीच करते थे उनके शिष्यों को। तो ऐसे ही बुद्धिज़्म शुरू हुआ था। तो बुद्धा का नाम एनलाइटमेंट के पहले उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो सिद्धार्थ गौतम उनका प्रिंसली नेम था। तो वो हिंदुइज़्म में विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। यहाँ 10 अवतार में एक बलराम है जो कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, और एक बुद्धा है। तो बुद्धा यानी पीस संस्कृत और प्रकृत में बुद्धा यानी पीस। तो ये बुद्धा वो विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम में बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में ही था। तो ये बुद्धिज़्म सिर्फ आज के प्रेजेंट डे बिहार और उत्तर प्रदेश में ही था बुद्धिज़्म। तो जब अशोका द ग्रेट ने कालिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को वो उनका हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म चेंज किए, तो उनका रिलीजन, तो वो बुद्धिस्ट मंक हो गए। तो वो राजा छोड़कर वो एक साधु हो गए, और वो एक बुद्धिस्ट साधु होकर उनका ज़िंदगी का असली कीमत एम क्या है वो ढूंढने के लिए भी गए थे। वो तपस्या किए और वो मंक हो गए, अशोका द ग्रेट। और मौर्यन एम्पायर के बाद बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था इंडिया में। तो जब बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बुद्धिज़्म का लैंग्वेज प्रकृत था। तो प्रकृत क्यों संस्कृत नहीं? क्योंकि तब मेन लैंग्वेज संस्कृत था और लोगों वाली लैंग्वेज प्रकृत था। जैसे कि अब इंडिया में मेन लैंग्वेज इंग्लिश है और लोगों वाली लैंग्वेज हिंदी है, वैसे ही संस्कृत सिर्फ हिंदुओं का ही था। वो बहुत ब्राह्मण क्षत्रिय को था वो संस्कृत। तो प्रकृत सिर्फ नॉर्मल लोग ही बोलते थे। इसीलिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जैसे धर्म ऐसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फॉर्म हुआ, और इनके होली स्क्रिप्चर्स प्रकृत में लिखे गए थे। तो इसके बाद बुद्धिज़्म इंडिया छोड़कर चाइना, साउथ ईस्ट एशिया तक भी स्प्रेड हुई थी कुषाण एम्पायर के दौर पर। और
चाइना में हान डायनेस्टी था और इंडिया में कुषाण एम्पायर था। तब सिल्क रोड था जो कि पाटलिपुत्रा से लेकर समरकंद से लेकर ग्वांगझो जो कि चीन का एक शहर है। समरकंद सेंट्रल एशिया का एक शहर है और पाटलिपुत्रा आज का प्रेजेंट डे बिहार का कैपिटल पटना है। तो ऐसे बुद्धिस्ट मंक स्प्रेड करने के लिए चीन गए, सेंट्रल एशिया गए, वहाँ पर बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। और वैसे ही सी रूट के मैरिटाइम रूट में चोला एम्पायर तब 10th सेंचुरी में सेकेंड मिलीनियम में वो बहुत उनके एक्सटेंट में थे। ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में हिंदुइज्म के साथ बुद्धिज़्म भी स्प्रेड हुआ और जापान में भी बुद्धिज़्म चले गया था। तो दलाई लामा तिब्बत के एक रिलीजियस राजा थे। अगर आप बुद्धिज़्म के बारे में सोचोगे तो सबसे पहले बुद्धा आएगा और सेकंड दलाई लामा आएगा। दलाई लामा तिब्बत के एक रिलीजियस राजा थे और दलाई लामाओं को एक देवता अवलोकितेश्वरा उनका एक अवतार मानते हैं, इनकारनेशन मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले दलाई लामा गेडुन रूप थे तिब्बत के। तो ये सबसे पहले दलाई लामा थे। वो स्थापित किया गया क्योंकि वहाँ के लोग मानते थे कि दलाई लामा अवलोकितेश्वरा भगवान के एक अवतार मानते हैं। तो ऐसे ही दलाई लामा फॉर्म हुआ था। अगर आप ये भगवान को देखते हैं अवलोकितेश्वरा, वो चीन में भी मानते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत का बहुत सा इन्फ्लुएंस है चीन में भी। अवलोकितेश्वरा एक मेन एग्जाम्पल है चीन के भगवानों के बारे में। तो अगर आज के दलाई लामा देखेंगे तो आज के दलाई लामा 14th दलाई लामा है। इनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। तो ये दलाई लामा आज इंडिया के धर्मशाला सिटी में है और जो कि तिब्बतियन बुद्धिज़्म का एक मेन सिटी है बुद्धिज़्म का। तो ये तिब्बतियन बुद्धिज़्म इंडिया में कैसे आ गया और धर्मशाला क्यों तिब्बतियन बुद्धिज़्म का मेन सिटी है? क्योंकि चाइना ने 1950s में तिब्बत को एनेक्स किया था। क्योंकि वहाँ का रिच रिसोर्सेस लेने के लिए। मैं वो चीन के इतिहास के बारे में वहाँ मैं बोल चुका हूँ कि चीन तिब्बत को एनेक्स किया था क्योंकि वहाँ का रिच रिसोर्सेस लेने के लिए। तो ऐसे ही तिब्बत के दलाई लामा तिब्बत छोड़कर इंडिया में एक रेफ्यूजी के तौर पर आए थे। तो अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट त्योहारों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बुद्धिस्ट त्योहार आता है बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती। तो इसी दिन में आप जानते हैं जयंती का अर्थ बर्थ है। तो इसे ऐसे ही आप जान सकते हैं बुद्ध जयंती यानी बुद्धा के जन्मदिन। तो बुद्ध पूर्णिमा भी होता है जहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन फुल मून डे होता है। मैं हिंदू कैलेंडर में ही बोल चुका हूँ कि पूर्णिमा का मतलब फुल मून डे। तो यहाँ बुद्ध पूर्णिमा यानी बुद्धा के जन्मदिन में फुल मून डे। तो यहाँ पर सेकंड त्योहार आता है काल चक्र। ये काल चक्र विशेष स्थानों पर सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो ये बहुत 2 बार धर्मशाला में काल चक्र सेलिब्रेट किया है। तो ये काल चक्र यानी काला का चक्र यानी टाइम व्हील ऑफ टाइम। तो यही चक्र में हम टाइम के बारे में देख सकते हैं। तो यही था हमारे बुद्धिज़्म के वीडियो के बारे में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।